डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। आयान के कार से उतरने के बाद आसपास की सड़कों पर सभी आयान थे जो अभी अभी कॉन्सर्ट से बाहर आए थे। वे अभी भी उस माहौल में खोए हुए लग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। हे भगवान, मैं मिस अन्वी के पहले कॉन्सर्ट में यहाँ आ पाया, ये मेरी किस्मत है। हाँ, मिस अन्वी की आवाज़ तो जैसे भगवान का दिया हुआ तोहफा है। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े इंडियन म्यूजिक मास्टर विराज सेन ने भी कहा है कि उनका गाना इंसानियत को मिला सबसे कीमती तोहफा है। अन्वी सिर्फ अच्छा गाती नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर भी है। वो तो जैसे सपनों की गर्लफ्रेंड है। अगर मैं उनके साथ एक बार डेट कर सकूं, तो भले ही मेरी उम्र 3 साल कम हो जाए, मुझे मंजूर है। उन दीवाने फैंस की बातें सुनकर आयान अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सका। उसे लगा लोग थोड़ी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। उसके उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अन्वी रॉय के पक्के आयान हैं। कभी कभी लंच के टाइम स्कूल के रेडियो पर अन्वी रॉय का गाना भी बजता है, जो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन आयान एक ऐसा इंसान नहीं है जो पागलों की तरह स्टार्स के पीछे भागे। वो हमेशा शांत और समझदार रहा है। वैसे भी अन्वी रॉय और वो जैसे दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। उनके मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ये जगह आयान के घर से बहुत दूर नहीं थी और वो इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ भी था। वह एक सुनसान गली में मुड़ गया और कुछ ही कदमों बाद वो भीड़ से दूर हो गया। आयान का परिवार मुश्किलों में था, इसलिए उसने जो घर किराए पर लिया था वो शहर की एक पुरानी बस्ती में था। वहां आधी रात के बाद कोई आता जाता नहीं था। क्या? जब वह घर पहुंचने ही वाला था, तभी पास से एक तेज चीख सुनाई दी जो रात की खामोशी को चीरती हुई आई। आयान ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसका चेहरा बदल गया और वो तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। बॉडी टेम्परिंग पिल खाने के बाद आयान की शारीरिक ताकत एक एथलीट जैसी हो गई थी। आधे मिनट बाद जो उसने देखा, उसने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि एक नाजुक सी लड़की एक बंद गली में 4 बड़े लड़कों से घिरी हुई थी। लड़की ने टोपी और बड़े चश्मे पहन रखे थे, जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। लेकिन फिर भी उसका चेहरा बहुत सुंदर था और उसकी स्किन इतनी साफ और मुलायम थी जैसे पानी टपक रहा हो। उसके होंठ गुलाबी और नाजुक थे, मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसके सफेद दांत दिख रहे थे। सिर्फ इन बातों से ही समझा जा सकता था कि वो बहुत सुंदर है। उसने एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरत बॉडी दिख रही थी, जो लोगों की सोच को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। इस वक्त वो लड़की दीवार से सटी हुई थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका कांपता हुआ शरीर साफ बता रहा था कि वो डरी हुई है। दूसरी तरफ 4 लड़के खड़े थे, जो लग रहा था कि बहुत ज्यादा शराब पी चुके हैं। भले ही वो थोड़ी दूर थे, लेकिन शराब की बदबू साफ आ रही थी। उनमें से कुछ लड़कों की नजरें उस लड़की के शरीर पर टिकी थीं और वे बेहुदा बातें कर रहे थे। आह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी रात को इतनी प्यारी लड़की मिल जाएगी। हाँ, भले ही उसने चश्मा लगाया है, लेकिन इतना अच्छा शरीर देखकर लगता है कि चेहरा भी सुंदर ही होगा। अगर इस लड़की के साथ एक रात भी बिताने को मिल जाए तो पकड़े भी गए तो 3 साल की सजा होगी। मौत की सजा तो नहीं होगी ना। हे भाई, हो सकता है ये लड़की तुम्हारी दीवानी हो जाए और फिर तुम्हें और लड़कियां खुद ऑफर करने लगे। उनकी गंदी बातों को सुनकर लड़की डर से कांपने लगी। उसके हाथ उसके सीने पर थे और उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। पीछा करते समय उसका फोन भी टूट गया था। ये एक बुरा आइडिया साबित हुआ। वो बिना अपने एजेंट को बताए बाहर घूमने निकली थी। बस कुछ दिन मजे करना चाहती थी, लेकिन अब तो मुश्किल में फंस गई थी। तुम यहां मत आओ, ये गलत काम है, लड़की चिल्लाई। लेकिन उसकी डरी हुई आवाज का इन लड़कों पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी दयनीय हालत ने उल्टा उनकी बुरी सोच को और बढ़ा दिया। सुनो, तुम हमारे साथ आराम से रहो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो गला फाड़ कर भी चिल्लाओगी, कोई नहीं आएगा। गुंडों का लीडर हंसते हुए बोला और फिर बाकी तीनों के साथ लड़की की तरफ बढ़ गया।
अब लड़की पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। वो खुद को बचाने के लिए अपनी जबान काटने तक को तैयार हो गई थी। वो इन बदमाशों के हाथों बर्बाद नहीं होना चाहती थी। इसी वक्त गली से शेर जैसी दहाड़ सुनाई दी। रुक जाओ! ये आवाज इतनी जोरदार थी कि दूर से ही इसमें छुपा हुआ गुस्सा महसूस हो सकता था। गुंडे रोहित और बाकी लोगों की हरकतें एकदम थम सी गई थीं। उन्होंने बिना सोचे पलटकर देखा तो पाया कि 10 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है। उसका चेहरा अभी भी बच्चा जैसा था। साफ लग रहा था कि वह अभी छोटा लड़का है। वह आयान था। लड़के, क्या तू कोई हीरो बनना चाहता है जो अमेरिका को बचाता है? हाँ, ये कोई खेल नहीं है जो तेरे बस का हो। समझदार बन और यहां से निकल जा, नहीं तो मैं तेरा हाल बुरा कर दूंगा। ऐसा कहते हुए गुंडा रोहित ने अपनी जेब से एक तेज चाकू निकाला और उसे आयान की तरफ 2-3 बार घुमाया। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा, आयान ने शांत लहजे में कहा। उसकी आवाज में ऐसा ठहराव था जैसे उसे ना गुंडा रोहित की धमकी की परवाह थी, ना ही उस चाकू की। अबे बदतमीज, तू मुझे डरा रहा है, खुद को बहुत बड़ा समझता है। आयान की बात सुनकर गुंडा रोहित गुस्से में तमतमा गया। भाई रोहित, इस लौंडे ने तुम्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया, इसे सबक सिखाना जरूरी है। हाँ, जब ये खुद मौत के मुंह में जाना चाहता है तो चलो इसे वहीं पहुंचा देते हैं। ये सुनकर गुंडा रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने आयान की ओर घूरते हुए कहा, अबे साले, मैंने तो तुझे एक मौका दिया था, लेकिन अब उस लड़की का मजा लेने से पहले तुझे मारने में मुझे कोई एतराज नहीं। इतना कहकर उसने चाकू घुमाया और आयान के पेट की तरफ वार किया। सावधान! ये देखकर उस कोने में खड़ी लड़की घबरा गई और जोर से चिल्ला पड़ी। भाई रोहित की चाल बहुत तेज थी। कोई आम इंसान होता तो बच पाना मुश्किल था। बचपन से ही आयान के अंदर न्याय की भावना थी। पहले क्योंकि वो कमजोर था, उसे कई बार चुप रहना पड़ता था, लेकिन अब वह नया जन्म लेकर आया है और उसे सफेद बाघ की ताकत का एहसास भी हो चुका है। अब जब वो इस घटना का हिस्सा बन ही गया है तो बुराई को ऐसे नहीं छोड़ सकता। चाकू की चमकती धार को देखते हुए आयान की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, जैसे वो किसी और ही दुनिया में चला गया हो। उसी वक्त गुंडा रोहित की हरकतें उसे बहुत धीमी लगने लगीं, जैसे कोई कछुआ चल रहा हो। आयान ने फुर्ती से एक ओर सरकते हुए उस वार को टाल दिया। उसने एक झटके में, जैसे कोई बाघ शिकार पर झपटा मारता है, अपनी उंगलियां फैलाकर गुंडा रोहित की कलाई को कसकर पकड़ लिया। छटाक! अगले ही पल एक हड्डी टूटने की आवाज आई। आयान ने उसकी कलाई की हड्डी पूरी तरह से तोड़ दी थी। उसका चेहरा एकदम शांत था। उसे पता था कि ऐसे बुरे लोगों पर रहम करना मासूम लोगों के साथ जुल्म के बराबर है। टन! चाकू जमीन पर गिर गया। आ! गुंडा रोहित दर्द से चीख उठा। उसकी कलाई एकदम टेढ़ी हो चुकी थी और वहां से खून बह रहा था। ये सब देखकर बाकी 3 लड़के दंग रह गए। अगर ताकत की बात करें तो गुंडा रोहित उन सबसे तेज और तगड़ा था, लेकिन यहां तो एक अकेले लड़के ने उसे धूल चटा दी। क्या वो कोई मार्शल आर्ट्स वाला मास्टर है? अबे ओ, तुम तीनों क्या मूर्तियां बनकर खड़े हो? जाकर उसका बदला लो! गुंडा रोहित चिल्लाया। जो भी इस लड़के को हराएगा उसे मैं सबसे पहले उस लड़की के पास भेजूंगा। ऊपर से मैं उसे 1 लाख रुपए भी दूंगा। इनाम के लालच में कोई भी जोश में आ सकता है। गुंडों के लिए 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तीनों बदमाश आयान की तरफ दौड़ पड़े। धड़ाम! आयान ने बिना कोई रहम किए 3 जबरदस्त मुक्के मारे और तीनों सीधे जमीन पर गिर पड़े। अब वे तीनों गुंडा रोहित के साथ जमीन पर तड़प रहे थे, अपने अपने जख्मों को पकड़कर रो रहे थे। कुछ पल के लिए उन्होंने आयान की आंखों में देखा जैसे कि वो कोई डरावना राक्षस हो। अचानक गुंडा रोहित ने अपनी दाहिनी कलाई में दर्द को दबाया, अपने घुटनों पर गिर गया और कांप गया और आयान से दया की भीख मांगी। बड़े भाई, हमने आपको नहीं पहचाना कि आप इतने ताकतवर हैं। हमने आपको नाराज कर दिया, प्लीज हमें जाने दो। आयान अपना हाथ हाथ में लिए खड़ा था। ग्रैंड मास्टर पूरी ताकत में था और उसने धीरे से एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। गली के सामने आयान के ठंडे शब्द दफा हो जाओ को सुनकर रोहित और बाकी लोग अपने घायल शरीर को घसीटते हुए बाहर निकल गए, जैसे उन्हें किसी सजा से राहत मिली हो। इस समय आयान ने मुड़कर कोने में छिपी लड़की से कहा, मैडम चिंता मत करो,
बुरे लोगों को मैंने हरा दिया है। आयान की आवाज सुनकर लड़की डर से बाहर आ गई। उसका शरीर नरम पड़ गया और वह जोर जोर से सांस लेने लगी। धीमी रोशनी में आयान उसकी नाक की नोक देख सकता था, जिस पर पसीने की बूंदें थीं। उसके आधे खुले होठों में से एक हल्की खुशबू निकल रही थी। और भी आकर्षक बात यह थी कि भले ही उसने एक सिंपल टी शर्ट पहन रखी थी, उसकी सांसें तेज होने से उसके सीने की लहरें ऊपर नीचे हो रही थीं। उसकी टोपी और धूप के चश्मे ने उसका चेहरा छिपा रखा था। आयान को यकीन हो गया कि यही वो लड़की है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे सच में नहीं पता था मैं क्या करती, लड़की ने भावुक होकर कहा। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन आयान को कुछ जानी पहचानी लगी, जैसे उसने कहीं पहले सुनी हो। आउच! इस समय लड़की एक कदम चली, लेकिन दर्द की वजह से चिल्ला उठी और जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर आयान दौड़कर उसके पास गया और चिंता से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं जब भाग रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया था। उस समय इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत दर्द हो रहा है, लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम अपने घर वालों को कॉल क्यों नहीं करती कि वो तुम्हें लेने आ जाए? आयान ने पूछा। मेरा फोन अभी टूट गया है, लड़की ने धीरे से कहा। तो मैं तुम्हें अपना फोन दे देता हूं। आयान ने जैसे ही फोन निकाला, देखा कि उसका अभी फोन बंद हो गया है। वह नीचे बैठा और लड़की के टखने की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, लड़की दर्द से फिर से चिल्ला उठी। ये देखकर आयान ने भौहें सिकोड़ लीं और सीरियस आवाज में कहा, हड्डी टूटी नहीं है, पर मौत जरूर आई है। इलाज जरूरी है, लेकिन आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, मेरा घर पास में ही है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूं। आयान की बात सुनकर लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर हिलाकर बोली, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर आयान ने धीरे धीरे उसकी मदद की, उसे अपने बाएं पैर पर सहारा दिया और खुद नीचे बैठ गया। लड़की उसके कंधे पर झुक गई। इस वक्त आयान को एहसास हुआ कि लड़की काफी लंबी थी। वह करीब 5.5 फीट लंबी थी, लेकिन बहुत हल्की थी। शायद इसलिए कि आयान अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। रात की ठंडी हवा चल रही थी। लड़की के बाल हवा में उड़ रहे थे और आयान की गर्दन से टकरा रहे थे, हल्की सी खुजली दे रहे थे। फिर एक मीठी खुशबू आई, गुलाब और ट्यूलिप जैसी, एकदम नेचुरली, जैसे उसकी खुद की खुशबू हो। जल्द ही आयान उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा जहां वो रहता था। वह 5वें फ्लोर पर रहता था। वो एक पुरानी इमारत थी, इसलिए वहां लिफ्ट नहीं थी। आयान ने लड़की को उठाकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ कदमों के बाद उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई। कोशिश के कारण नहीं, बल्कि लड़की के फिगर के कारण, जो बहुत अच्छा है। अपनी अभी की हालत की वजह से आयान को लगने लगा कि जब वो लड़की को अपनी पीठ पर ले जा रहा था, तो जैसे 2 सफेद खरगोश उसकी पीठ पर दबाव बना रहे थे। आयान पहले भी काव्या से प्यार करता था, लेकिन दोनों ने सिर्फ हाथ पकड़ने तक ही सब कुछ सीमित रखने का फैसला किया था। मतलब ये कि किसी लड़की के साथ सबसे करीबी पल उसके और रिया के बीच वो गर्म किस ही था, जब वो आज ओबरॉय फैमिली के लिविंग रूम में था। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, रिया को कैसे बचाया जाए। वो उस वक्त उस खिंचाव को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाया, लेकिन अब पीछे से आ रही उस नरमी ने आयान को थोड़ी देर के लिए चक्कर में डाल दिया। तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो अनजाने में तेज सांस लेने लगा। उसका मुंह सूख गया था और उसके पेट के नीचे कुछ गर्म सा महसूस हो रहा था। आयान की हाँफने की आवाज सुनकर लड़की ने थोड़ी शर्माते हुए पूछा, वो क्या मैं बहुत भारी हूं? ये समझते हुए कि लड़की ने कुछ और सोच लिया है, आयान को हल्की खांसी लेनी पड़ी और उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर लड़की को उसकी हाँफने की असली वजह पता चल गई तो शायद वो उसे कोई अजीब किस्म का इंसान समझे। लेकिन आयान के लिए ये कुछ मंजिलें चढ़ना जैसे कोई कमाल की सजा बन गई थी। उसका दिल बहुत उलझा हुआ था। वो जल्दी से ऊपर पहुंचना भी चाहता था, लेकिन साथ ही इस नरमी को और ज्यादा महसूस करने की इच्छा भी हो रही थी। आखिर में आयान घर के गेट पर पहुंचा।
उसने लड़की को धीरे से जमीन पर उतारा और दीवार का सहारा लेते हुए उसे अपने बाएं पैर से जमीन पर खड़ा होने को कहा, जैसे वो सुनहरे मुर्गे की तरह एक पैर पर खड़ी हो। अयान ने अपनी जेब से चाबी निकाली, गेट खोला और फिर लड़की को अंदर जाने में मदद की। असल में अयान इसी शहर का रहने वाला है। वो बचपन में अपने पापा के साथ यहाँ आया था, लेकिन उसे वहाँ की बस थोड़ी बहुत यादें ही रह गई हैं। और ये जो घर था जिसे उसके पापा ने किराए पर लिया था, वो 50 मीटर से थोड़ा ज्यादा बड़ा था। 2 कमरे और एक छोटा सा हॉल, बहुत छोटा लेकिन एकदम साफ सुथरा और सही से रखा हुआ। छोटे से हॉल में बस एक सोफा और एक खाने की टेबल थी। अयान ने लड़की को धीरे से सोफे पर बैठाया और बोला, सॉरी, मेरा घर थोड़ा छोटा है, आप यहाँ आराम से बैठ सकती हैं। लड़की ने थोड़ी देर चारों तरफ देखा, फिर बोली, नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा और आरामदायक है। ओह हाँ, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम आयान है। मैं इस साल 18 साल का हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल के सीनियर क्लास में पढ़ता हूँ, आयान ने कहा। मैं भी 18 की हूँ, मेरा नाम है। इतना कहकर लड़की की आवाज रुक गई। एक पल सोचने के बाद, जैसे उसने कोई फैसला किया हो, उसने अपना टोपी उतार दी और उसके लंबे बाल झरने की तरह नीचे गिर पड़े। इसके बाद उसने अपने बड़े धूप वाले चश्मे को भी उतार दिया और अगले ही पल आयान के सामने एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। आयान ने पहले सुन रखा था कि असली सुंदरता वो होती है जो फूलों से रूप ले, चिड़ियों से आवाज, चांद जैसी चमक, संगमरमर जैसी चमड़ी और बर्फ जैसी स्किन और नरमी रखती हो। उसके सामने खड़ी लड़की इस पर पूरी तरह खरी उतरी। उसकी चमकती हुई साफ सुथरी स्किन जैसे मलाई तो तरह सफेद झिलमिलाती हो। उसकी आंखें मानो तारों की तरह चमक रही थीं। एक अलग ही रोशनी थी उसमें, बिल्कुल किसी परी की तरह। हालांकि उसने बस एक सिंपल टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती छुपी नहीं जा रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि शायद कोई भी लड़की उसे देखकर खुद को कम समझे। अयान कोई भोला नहीं था और उनका स्कूल उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल हमेशा से ही खूबसूरत लड़कियों के लिए जाना जाता है। लेकिन पूरे स्कूल में शायद बस रिया ही इस लड़की के सामने टिक सकती थी। आयान ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसे लगा जैसे उसमें कोई गहराई हो और वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर सा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को उसने यूं ही बचा लिया, वो इतनी सुंदर निकलेगी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए और उसने लड़की से पूछा, वो तुमने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। ये सुनकर लड़की ने थोड़ी अजीब नजर से देखा। उसकी आंखों में थोड़ा हैरानी थी और उसने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते क्या? आयान ये सुनकर चौंक गया और अपने आप से पूछा, क्या तुम फेमस हो? क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? अगर कोई और ऐसा कहता तो शायद लड़की सोचती कि वो बहाना बना रहा है उसके करीब आने के लिए। लेकिन जब आयान ने ये बात कही तो उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। ये उसकी सबसे सच्ची और सीधा रिएक्शन था। लेकिन ऐसी सच्चाई ने लड़की को थोड़ी निराशा जरूर दी। एजेंट ने उसे पहले ही बताया था कि उसके रिकॉर्ड की 1 लाख कॉपियां पहले ही बिक चुकी हैं। यहां तक कि कई बड़े सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। उसे इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सिंगर माना जाता है, खासकर नौजवान लड़कों के बीच। हालांकि अब ऐसा लगता है कि लड़ाई अभी पूरी तरह जीती नहीं गई है और साथियों को अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसे अचानक लगा कि ये भी ठीक ही है। अगर सामने वाला सच में उसे पहचान लेता और ऑटोग्राफ या कुछ और मांगता तो उसे थोड़ी झेप महसूस होती। ये सोचते हुए लड़की ने अचानक आयान की तरफ देखा और मुस्कुराई। बोली, नमस्ते, मेरा नाम अनु है। अनु। आयान ने ये नाम धीरे से दोहराया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम यहीं रुको 1 मिनट, मैं कुछ दवा लाता हूं, आयान ने कहा। फिर अपने कमरे में गया, कुसुम तेल की एक बोतल ढूंढी और बाथरूम में जाकर गर्म पानी का एक टब भरा। फिर प्लास्टिक की बाल्टी में पानी लेकर अनवी के पास आया। अनु, पहले अपने पैरों को गर्म पानी में भिगो लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुसुम तेल लगाऊंगा, इससे असर अच्छा होगा, आयान ने ध्यान से कहा। यह सुनकर अनु ने धीरे धीरे अपनी जीन्स की पैंट ऊपर की, जिससे उसका पतला और सुंदर पैर दिखा। उसका पैर न मोटा था न ही पतला, बस एकदम ठीक।
फिर उसने अपने मोजे उतारे। उसके छोटे सफेद पैर सामने आ गए। उसकी 10 उंगलियां अंगूर जैसी साफ और चमकदार थीं। बिना नेल पॉलिश के भी हल्का गुलाबी रंग था। उसके पैर बहुत छोटे थे, बस आयान की हथेली जितने। आयान को वैसे पैरों को लेकर कोई खास पसंद नहीं थी, लेकिन जब उसने अनु के पैर देखे तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वैसे अनु, तुम एक लड़की होकर रात के इस टाइम अकेले बाहर क्यों घूम रही थी? आयान ने अचानक पूछा। इसके लिए मैं अनु थोड़ी हिचकी। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट दिखी, मानो वो डर रही हो कि कहीं आयान कुछ समझ न जाए। क्या तुम अभी किसी कॉन्सर्ट में थी? आयान ने पूछा। क्या? अनु चौंकी। उसने सोचा आयान तो कह रहा था कि वो मुझे नहीं जानता, फिर उसे कैसे पता चला, है ना? मैंने सुना है कि अनवी एनी आज उत्तर प्रदेश स्टेडियम में कॉन्सर्ट कर रही है। क्या तुम उसका शो देखने गई थी? आयान ने कहा। यह सुनकर अनवी रॉय ने चैन की सांस ली। उसका चेहरा एकदम हल्का गुलाबी हो गया, जैसे चावल खाने वाली चिड़िया। हाँ, मैं अनवी रॉय के म्यूजिक शो को देखने दोस्तों के साथ गई थी, लेकिन जब मैं बाहर आई तो वहां बहुत भीड़ थी। इसी में मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई और फिर गलती से एक पतली गली में चली गई। ओह, अच्छा, यही बात है। आयान ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। उसने अपने हाथ में कुसुम तेल डाला और उसे रगड़ने लगा। यह देखकर अनवी रॉय के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई, जैसे कोई चालाक लोमड़ी मुस्कुरा रही हो, और वो पल भर में गायब भी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे म्यूजिक की दुनिया का नायाब हीरा कहा जाता है, वो अब झूठ बोलने में भी एक्सपर्ट हो गई है। पिछले 1 साल में उसने भले ही म्यूजिक करियर में बहुत कुछ पा लिया हो, लेकिन उसके पास ऐसे दोस्त बहुत कम थे जो सच्चे दिल से बात करें। वो चाहे छोटी पॉप क्वीन ही क्यों न बन गई हो, लेकिन अब भी बस एक 18 साल की लड़की ही तो है, जरा सी नादान, जरा सी शरारती। इसलिए अब जब वो आयान के सामने थी, जो उसे बिल्कुल नहीं जानता था, अनवी रॉय ने अपनी असली पहचान नहीं बताई, ताकि वो किसी आम लड़की की तरह खुलकर और आराम से बात कर सके। अनु, मैं तुम्हें कुसुम का तेल लगाने जा रहा हूं, आयान ने कहा। ध्यान से अपना हाथ प्लास्टिक के बेसिन में डाला और उसने अनवी रॉय के टखने पर रख दिया। आह! हिस्सा! अनवी रॉय ने भौहें सिकोड़ ली और अनजाने में दर्द से एक हल्की चीख निकाली। थोड़ा सह लो, मैं तुम्हारी नसों में अंदर तक पहुंचना चाहता हूं, आयान ने कहा। दर्द बहुत तेज था। अनवी रॉय ने दांत दबा लिए। उसका शरीर कांप गया और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो रोने ही वाली हो। यह सब देखकर आयान से सहन नहीं हुआ। अचानक उसे याद आया कि जब वो ओबरॉय फैमिली में रिया का इलाज कर रहा था, तब उसने अपने शरीर की ताकत रिया के शरीर में भेजी थी और उसका रहस्यमय दर्द ठीक कर दिया था। तो क्या अब भी वो यही तरीका अपनाकर अनवी रॉय की चोट ठीक कर सकता है? यह सोचकर आयान ने तुरंत कोशिश शुरू कर दी। उसने अपनी सांस और शरीर की ताकत को निचले पेट से हाथों तक पहुंचाया और फिर अनवी रॉय की त्वचा को छूकर उसके घायल टखने में उसे भेजने लगा। अनवी रॉय की नाक से हल्की आवाज निकली, पर यह पहले वाली दर्द वाली चीख से अलग थी। अब आवाज में थोड़ी राहत थी। अब कैसा लग रहा है? आयान ने चिंता से पूछा। उम्मीद थी कि वह कोई अच्छा जवाब दे। बहुत गर्म लग रहा है। यह तो सामान्य कुसुम तेल से भी बेहतर लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अनवी रॉय ने कहा। आयान ये सुनकर खुश हो गया। उसे पता था कि उसने सही तरीका अपनाया है, इसलिए और ज्यादा ध्यान से उसने उसके टखने में ताकत भेजी। धीरे धीरे अनवी का चेहरा लाल होने लगा और वो थोड़ा सा हिलने लगी। पुराने जमाने में औरतों के मुलायम पैर बहुत ही निजी माने जाते थे। यहाँ तक कि पति भी उन्हें आसानी से नहीं देख सकते थे। ऊपर से पैरों में बहुत सारी नसें होती हैं जो बहुत ही संवेदनशील होती हैं। पहले जब आयान ने दर्द दूर करने के लिए मसाज की थी तो अनवी को बस दर्द महसूस हुआ था, लेकिन अब जब आयान ने अपनी अंदर की ताकत भेजी तो दर्द तो कम हुआ, पर उसकी नरम त्वचा पर हाथों की हर हलचल एक अजीब एहसास देती रही, जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ रहा हो। पैरों के तलवों से लेकर पूरे शरीर में वो सिहरन फैल गई और वो एकदम ढीली पड़ गई। अनवी ने ऐसा एहसास जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि अब उसके टखने में कोई दर्द नहीं है, लेकिन अब जो आराम उसे मिल रहा था वो बहुत तेज और अजीब था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, होंठ थोड़ा खुल गए
और गले से एक धीमी सी आवाज निकली, हाँ हाँ। अनु, अब भी दर्द हो रहा है क्या? आयान ने अनजाने में सिर उठाकर पूछा, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। उसके गाल गुलाबी थे, सांस तेज थी और उसका रूप इतना प्यारा था कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। ये देखकर आयान ने खुद की जुबान काट ली ताकि वो शांत रह सके। कुछ देर बाद आयान ने लंबी सांस ली, माथे से पसीना पोंछा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और अंदर से थका हुआ महसूस हो रहा था। किसी और को अपनी ताकत देना अभी भी आयान के लिए थोड़ा मुश्किल काम था। दूसरी ओर अन्वी ने अपने पैर को आगे पीछे हिलाया और बोली, है ये क्या? अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। फिर वो खड़ी हुई, पैर सुखाए, मोजे पहने और लिविंग रूम में आगे पीछे चलने लगी। कई बार उछली और बोली, आयान, तुम्हारा कुसुम तेल तो कमाल है। सिर्फ आयान ही जानता था कि ये सब कुसुम तेल से नहीं, उसकी अंदर की ताकत से हुआ है। वैसे अनु, मेरे पास घर पर लैंडलाइन फोन है, तुम अपने दोस्तों को कॉल कर सकती हो, आयान ने कहा। ये सुनकर वह जल्दी से फोन के पास गई और नंबर मिलाया। बहन शालिनी, मैं अन्वी हूं। फिर वो रुक गई, जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ सेकंड के बाद बोली, मैं अनु हूं। आप अभी फंसी हुई हैं और बाहर नहीं आ सकती। आप पूछ रही हैं कि मैं कहाँ हूं। मैं एक दोस्त के घर पर हूं। चिंता मत करो, मैं सुरक्षित हूं। क्या आप मुझे अभी लेने नहीं आ सकती? अंत में उसकी की आवाज थोड़ी उदास हो गई। ठीक है, मैं समझ गई। फोन रखने के बाद आयान ने उसकी उदास आंखों को देखा और पूछा, अनु, क्या तुम्हारी दोस्त अब तुम्हें लेने नहीं आ सकती? हाँ, अन्वी ने उदासी से सिर हिलाया और बोली, वैसे भी मेरा पैर अब ठीक है, चलो कोई होटल ढूंढते हैं। उफ, जब मैं भागी थी तो मेरा पर्स गिर गया, अब तो सब खत्म हो गया। ये सुनकर आयान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, अनु, अब तो बहुत देर हो चुकी है, बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो एक रात मेरे घर पर रुक सकती हो, वैसे भी 2 कमरे हैं। क्या ये सच में ठीक रहेगा? अन्वी की आंखें चमक उठीं, जैसे डूबते इंसान को कोई सहारा मिल गया हो। जब तक तुम्हें ये नापसंद ना हो, मेरे पापा का एक और कमरा है, वो कई महीनों से वापस नहीं आए हैं और चादर वगैरह सब बिल्कुल नई है, आयान ने कहा। ये सुनकर अनु ने खुशी से आयान का हाथ पकड़ लिया और झूमने लगी। आयान, तुम सच में मेरी किस्मत हो, अगर तुम मुझे अंदर नहीं लाते तो आज मैं सड़क पर होती। फिर आयान अनुसार को कमरे में ले गया। कमरा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत साफ सुथरा था। अनु को भी कमरा पसंद आया। नहाने के बाद और एक दूसरे को गुड नाइट कहकर आयान अपने कमरे में चला गया। आज का पूरा दिन काफी थकाऊ था। सुबह से रात तक पहले चिराग और भूपेंद्र को हराया, फिर रिया का इलाज किया और फिर रात को गुंडों से अन्वी को बचाया। अब आयान थकान महसूस कर रहा था। जैसे ही वो बिस्तर पर गया, बाहर बिजली चमकने लगी, तेज गरज होने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। उसने तुरंत घर की सारी खिड़कियां बंद कीं और फिर वापस बिस्तर पर आ गया। बूम, क्रैक, बिजली की आवाजें लगातार आ रही थीं, जैसे सीधे कानों में गूंज रही हों। तभी आयान ने सुना कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। फिर एक मुलायम सी लड़की की आवाज आई, आयान, तुम सो रहे हो क्या? आयान ने देखा कि अनु डरी हुई सी दरवाजे पर खड़ी थी। वो पूछे बिना नहीं रह पाया, मैं तो नहीं सोया, तुम ठीक हो ना? आयान, मुझे बहुत डर लग रहा है गरज से। जब मैं छोटी थी तब मम्मी मेरे पास होती थी। ये कहते हुए अनु का चेहरा नीचे झुक गया और उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। वो, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? हाँ, साथ सोना? ये सुनकर आयान ने शॉक्ड होकर कहा। कुछ सेकंड तक वो कुछ समझ नहीं पाया। फिर वो बोला, आज की बारिश तो लग रहा है देर तक चलेगी। अगर तुम सच में डरी हुई हो तो आ जाओ यहाँ। आयान की बात सुनते ही अनु मुड़ी और दौड़ गई। उसे जाते देख आयान ने चैन की सांस ली और सोचा कि शायद अनु मजाक कर रही थी। वैसे भी इतनी सुंदर लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सोना किसी के लिए भी ध्यान भटकाने वाला होता। लेकिन कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी कमी भी महसूस हुई। ठप ठप ठप, तभी फिर कदमों की आवाज आई और फिर वहीं परछाई दरवाजे पर दिखी। आयान ने देखा कि अनु एक रजाई लिए बिल्ली की तरह धीरे धीरे उसके बिस्तर पर आ गई। बिस्तर छोटा था, एक इंसान के लिए ठीक था, दोनों के लिए थोड़ा तंग था।
आयान अंदर की तरफ था और अनु बाहर। आयान ने अनु को ज्यादा जगह देने के लिए खुद को दीवार से चिपका लिया। अकेला लड़का और एक लड़की एक बिस्तर पर। भले ही दोनों की रजाई अलग थी, पर उनके बीच की दूरी कुछ सेंटीमीटर ही थी। अनु की हल्की खुशबू आयान की नाक में आ रही थी। आयान जवान था, उसके पास इतनी सुंदर लड़की थी, उसे नींद कैसे आती। दूसरी ओर अनु का चेहरा लाल हो गया था। वो अपनी रजाई के किनारे पकड़कर लेटी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली। शुरुआत में उसे सच में डर लग रहा था, इसलिए उसने आयान से साथ सोने की बात कही। पर अब जब वो सच में आयान के पास थी तो डर कम और शर्म ज्यादा लग रही थी। उसे याद आने लगा कि जब आयान ने उसके पैरों को दबाया था तो कैसा अजीब सा एहसास हुआ था। अनु की जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं थे और लड़कों से तो बहुत ही कम बात हुई थी। वो थोड़ी शर्मीली भी थी, पर शायद आयान का उसे बचाना और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना ही था जिसने उसे सुरक्षा का एहसास दिया। अचानक आयान ने करवट ली तो अनु ने धीरे से पूछा, आयान सो गए क्या? हाँ, आयान ने धीमे से जवाब दिया। आज बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया, मेरी मौज ठीक की और मुझे यहाँ रहने भी दिया, वरना मैं सड़क पर होती। अनु ने दिल से कहा। अनु, तुम बहुत अच्छी हो। कोई भी इंसान जो इंसानियत में विश्वास रखता है वो ऐसा ही करता, आयान बोला। फिर आयान को कुछ याद आया और उसने पूछा, अनु, तुम पहले अनवी रॉय के म्यूजिक प्रोग्राम में गई थी? वो सच में इतना अच्छा गाती है? हाँ, तुमने उसका गाना नहीं सुना? अनु ने पूछा, थोड़ी मायूसी के साथ। नहीं, स्कूल के रेडियो पर 2-3 बार सुना, पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब मैं आया तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मुझे जानना था, आयान ने कहा। ओह, समझ गई। फिर अनु थोड़ा जोश में आ गई और बोली, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी। तुम मेरे लिए गाओगी? आयान ने चौंक कर पूछा। वो, मैं अनवी रॉय की बहुत बड़ी आयान हूं। मैं उसके गाने गा सकती हूं, उसकी आवाज की नकल भी कर सकती हूं, अनु बोली। फिर उसने हल्की सी खांसी की और गाना शुरू किया। घर धुंध और बारिश वाला है, शहर में पतझड़ की खुशबू है, हवा पुराने रास्ते से चल रही है और एक अकेला पक्षी हजारों मील दूर उड़ता है। कुछ भटकते हैं, एक घूंट शराब बीते समय को याद करता है, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने के लिए शब्द काफी नहीं। अनु की आवाज बहुत मीठी और शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात की हवा चल रही हो या झरने से पानी बह रहा हो। बिना म्यूजिक के भी आयान मंत्रमुग्ध हो गया। गाना खत्म हुआ तो आयान ने कहा, अनु, तुम बहुत अच्छा गाती हो। मुझे तो लगता है तुम अनवी रॉय से भी अच्छा गाती हो। सच? क्या इतना ज्यादा कह रहे हो? अनु ने शर्मा कर अपनी जीभ बाहर निकाली। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम सिंगर बन जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। मैं तो जरूर तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आयान की ये बात सुनकर अनु मुस्कुरा दी और मन ही मन सोचा, मैं तो बहुत पहले ही तुम्हारे लिए दिल में जगह बना चुकी हूं आयान, बस तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं। लेकिन यही तो मजा है। हे, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और गाने गाऊं? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके तुरंत बाद अनु एक छोटा सा संगीत प्रोग्राम कर रही थी। एक के बाद एक अनवी रॉय के मशहूर गाने बेडरूम में गूंज रहे थे। 3 दिनों तक बीम के चारों ओर घूमते रहे, बिना रुके। इसी समय अनु को अचानक याद आया कि पिछले कॉन्सर्ट के लिए इनफील्ड टिकट ब्लैक मार्केट में 1 लाख से ऊपर में बिके थे, लेकिन अब वह खुद आयान के इतने पास बैठी थी, बस 10 मीटर की दूरी पर। अगर उन पक्के आयान को पता चलता कि आयान इतनी नजदीक से उसका गाना सुन पा रहा है तो वो कितने जलते। 7-8 गाने गाने के बाद अनु को नींद आने लगी और उसने जम्हाई ली। ये देखकर आयान ने जल्दी से शर्मिंदा होकर कहा, अनु, मुझे माफ करना, तुम्हें एक साथ इतने सारे गाने गाने दिए। मैं तुम्हें थका रहा हूं, चलो अब सो जाओ। हालांकि उसे पता था कि आयान की बात बस यूं ही थी, फिर भी अनु, चलो सो जाओ, सुनकर शर्मा गई। उसने कुछ बुदबुदाया और फिर अपना सुंदर चेहरा बिस्तर में छुपा लिया। शायद पूरी रात करवटें बदलने की वजह से अनु जल्दी ही सो गई। उसकी सांसों की आवाज सुनकर आयान भी थोड़ी देर बाद सो गया। जिंगल बेल। अगली सुबह जल्दी लिविंग रूम में लैंडलाइन की घंटी बजी और आयान की नींद टूट गई। उसने अपनी नींद से भरी आंखें मलीं।
बिस्तर से निकला और तुरंत फोन उठाया। उसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था कि एक बड़ी महिला की आवाज आई, जिसमें एक अलग ही अंदाज था। उसने कहा, हेलो, क्या आप मिस अन्वी के दोस्त हैं? मैं सिस्टर शालिनी बोल रही हूँ। क्या मैं आकर उसे ले सकती हूँ? ठीक है, मैं अभी अनु को उठाता हूँ, आयान ने कहा। क्या? फोन के दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज आई। क्यों, एक लड़का फोन उठा रहा है? आप कौन हैं? मिस अन्वी को क्या हुआ? आयान थोड़ी देर को उलझन में पड़ गया और गहरी आवाज में बोला, नमस्ते बहन शालिनी, मैं अनु का दोस्त हूं। उसने कल रात मेरे घर पर रात बिताई। क्या? मिस अन्वी ने एक लड़के के घर पर रात बिताई? ये कैसे हो सकता है? बहन शालिनी की आवाज हैरानी से भरी थी। ओम, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अनु को फोन दे देता हूं, आयान ने कहा, और वह बेडरूम की ओर गया। उसने देखा कि अनु अब भी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह एक परी जैसी लग रही थी। उसका नाजुक चेहरा ऐसा था जैसे पानी से निकला हुआ कमल का फूल हो। ठंडी रिया की तुलना में अनु ज्यादा मासूम थी, और ये और भी खास था। अनु, उठो उठो, आयान ने उसकी बाहें हिलाई। वह कराहते हुए बोली, बहुत नींद आ रही है, लोग अभी क्यों नहीं सोते? अनु, सिस्टर शालिनी बुला रही हैं, जल्दी उठो और फोन ले लो, आयान ने कहा। बहन शालिनी, ये नाम सुनकर अनु अचानक चौंक गई। उसने आयान को देखा, शर्मा गई, फिर फौरन उठकर लिविंग रूम की तरफ दौड़ी। एक हाथ में फोन पकड़ा और धीरे से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद अनु ने फोन रखा और आयान से कहा, आयान, शालिनी जी मुझे लेने आ रही हैं, लेकिन मैं सच में नहीं जानती तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूं। तुमने कल रात मेरे लिए इतने सारे गाने गाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अनु, मेरी नज़र में तुम्हारी आवाज़ किसी भी बड़े सिंगर से कम नहीं है। तुम्हारा गाना सुनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आयान ने दिल से कहा। यह सुनकर अनु की आंखों में कुछ अलग सा चमक आया। सालों से बहुत से लोगों ने उसके गाने की तारीफ की थी। कुछ तो इतना बढ़ा चढ़ाकर कहते कि जैसे वो उसे आसमान तक ले जाएं, लेकिन आज आयान का ये सीधा सादा वाक्य उसके दिल को छू गया। अगले पल अनु मुस्कुराई और आयान की तरफ देखते हुए बोली, आयान, मैं बहुत लकी हूं कि तुमसे मिली। चलो अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं। अगर मौका मिला तो क्या मैं फिर से खेलने आ सकती हूं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आयान ने कहा। दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। फिर आयान ने अनु को बाहर छोड़ा। उसने देखा कि थोड़ी दूर एक काली मर्सिडीज कार खड़ी थी, जिसकी कीमत 2 मिलियन से ज्यादा थी। मुझे लेने के लिए गाड़ी आ गई है, अनु ने कहा। आयान को उम्मीद नहीं थी कि उसका बैकग्राउंड इतना खास होगा। इसके बाद अनु गाड़ी की ओर चली। आयान को हाथ हिलाकर बाएं कहा और चिल्लाई, आयान, मुझे भूल मत जाना, मैं फिर जरूर आऊंगी। थोड़ी ही देर में मर्सिडीज बेंज आंखों से ओझल हो गई। आयान के दिल में एक अजीब सा खालीपन आ गया। क्योंकि रविवार था और कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी, आयान ने कई बार गुपचुप तरीके से विदुरदेव से बात किया। वह उनसे साधना के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आयान कितनी भी कोशिश करता, महान अमर आत्मा विदुरदेव का कोई जवाब नहीं आया, जैसे वो गायब हो गए हों। थोड़ी देर सोचने के बाद आयान को याद आया कि महान अमर आत्मा विदुरदेव ने पहले कहा था कि जब वो बहुत घायल हो गए थे, तब उनकी आत्मा का एक हिस्सा धरती पर आ गया और उसके शरीर में बस गया, ताकत वापस पाने के लिए। लेकिन ज्यादातर वक्त वह सोई हुई हालत में रहते हैं। जब आयान की ताकत बढ़ेगी, तभी महान अमर आत्मा विदुरदेव फिर से प्रकट हो सकेंगे। संडे जल्दी बीत गया। अगली सुबह आयान जल्दी उठा, बस पकड़ी और उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल पहुंच गया। जब वह हाई स्कूल की क्लास में पहुंचा, उसने देखा कि बहुत से बच्चे रोहित की डेस्क के पास खड़े थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। वाह रोहित, तुम तो कमाल के हो, तुम्हें इनफील्ड टिकट की तीसरी लाइन मिल गई, तस्वीरें बहुत साफ हैं। हाँ, ये अन्वी का पहला कॉन्सर्ट था। टिकट मिलना बहुत मुश्किल था, अन्वी को इतने पास से देख पाना तो गजब है। अरे ठीक ठाक है, मेरी बड़ी बहन एक एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती है, वो अक्सर इन स्टार्स से मिलती है। रोहित ने भले ही नम्रता से कहा, लेकिन उसके लहजे में घमंड था। इसी वक्त रोहित की नजर आयान पर पड़ी और वो डर गया।
कांपते हुए बोला, भाई आयान, अरे फालतू नहीं, मास्टर आयान। पिछले हफ्ते भाई बबलू ने रोहित को सबक सिखाया था, तो अब वो आयान से बहुत डरता था और उसका सम्मान करता था। आयान को यह नाम सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, मुझे मास्टर वास्टर मत कहो, नॉर्मल तरीके से बुलाओ। कैसे? आप भाई बबलू के बड़े भाई हो, या फिर मैं आपको भाई आयान कहूं? रोहित ने धीरे से कहा। ठीक है। आयान ने सिर हिलाया और पूछा, अभी क्या देख रहे थे? भाई आयान, ये देखिए, मिस अन्वी का परसों एक कॉन्सर्ट था, मैं इनसाइड से उनका वीडियो शूट कर पाया, आइए आप भी देखिए। रोहित ने फोन आयान को पकड़ा दिया। आयान ने नीचे देखा और जब उसने स्क्रीन पर उस लड़की का चेहरा देखा, वह हैरान रह गया। भले ही वीडियो की लाइट और एंगल परफेक्ट नहीं थे, लेकिन आयान पहचान गया कि वो लड़की अनु ही थी। गाने की आवाज के अलावा वीडियो में फैंस की जोरदार चीखें भी आ रही थीं। अन्वी रॉय, अन्वी रॉय। अचानक आयान के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। उसने खुशी से पूछा, रोहित, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये लड़की वही नई फेमस सिंगर अन्वी रॉय है? बिल्कुल, ये वीडियो परसों ही लिया गया है, मैंने खुद शूट किया था। भाई आयान, क्या आप पहली बार अन्वी रॉय को देख रहे हैं? रोहित ने शक से पूछा। क्यों? मिस अन्वी इतनी सुंदर है, अगर मैं बस उसका छोटा सा हाथ छू लूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। जैसे ही ये बात उसने कही, पास के सभी लोग चिल्ला उठे, रोहित घर जा, अपनी शेखी कहीं और मार। हाँ, मिस अन्वी हमारी देवी हैं, किसी को उन्हें छूने की इजाजत नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जब रोहित ने पक्का कहा तो आयान के दिल में तूफान मच गया। वह खुद को रोक नहीं सका। क्या म्यूजिक की वो रानी अन्वी रॉय वही अनु है जो गरज से डरकर बिस्तर में छुप जाती है? आयान को खुद इस बात पर यकीन करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन अब आयान को वो सब बातें समझ आने लगीं जो उसे पहले अजीब लग रही थीं। कोई हैरानी नहीं कि जब उसने चश्मा उतारा तो उसने पूछा, तुम मुझे नहीं पहचानते? कोई हैरानी नहीं कि वो इतना अच्छा गाती है। कोई हैरानी नहीं कि आज सुबह उसे लेने एक बड़ी कार आई। आयान ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से जिसे उसने बचाया था वो अन्वी रॉय थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं पूरी रात उसके साथ सोया। अगर ये बात फैल गई तो मुझे डर है कि अन्वी रॉय के पागल वाले फैन उसे थूक से डुबो देंगे। इसी वक्त आयान को अचानक याद आया कि जब अन्वी रॉय जा रही थी तो उसने खुद उससे कांटेक्ट की जानकारी शेयर की थी और कहा था, मैं पक्का तुझसे मिलूंगी, क्या उनके फिर से मिलने का कोई मौका है? लेकिन अगले ही पल आयान ने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। हो सकता है अन्वी रॉय ने बस ऐसे ही बोल दिया हो। आखिरकार वो एक सुपरस्टार है, वो इतने छोटे इंसान की क्यों परवाह करेगी? जिंगल बेल। बस तभी क्लास की घंटी बजी और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर लौट गए। भाड़ में जाओ, सुबह की पहली क्लास फिर वही नामर्द आदमी की मैथ की क्लास है, बहुत बोरिंग है। रोहित ने टाइम टेबल की तरफ देखा और अचानक बोल पड़ा, बिल्कुल सही, वो नामर्द आदमी न सिर्फ बकवास है बल्कि पढ़ाने का तरीका भी बेकार है। अगर उसे उसके चाचा सपोर्ट नहीं करते तो उसे कब का निकाल दिया जाता। पास में खड़े किसी और ने कहा, नामर्द आदमी? नहीं नहीं अभिराज, आयान की क्लास का मैथ टीचर है। ऐसा नाम होना ही अजीब लगता है। हालांकि अभिराज अभी 30 साल से कम उम्र का है, लेकिन स्कूल में उसकी बहुत बुरी इमेज है। जब वो क्लास में आता है तो हमेशा किसी सुंदर लड़की के पास खड़ा होना पसंद करता है, फिर अजीब सी नज़र से उस लड़की के कॉलर की तरफ झांकता है। कई लड़कियों ने इसकी शिकायत स्कूल के सीनियर्स से की है, लेकिन अभिराज के छोटे चाचा खुद स्कूल के मैं मास्टर हैं और वो हर बार उसे बचा लेते हैं। इसी वजह से अभिराज और भी बिगड़ता जा रहा है। न सिर्फ वो घटिया है बल्कि अमीर घरों के स्टूडेंट्स के लिए उसका बर्ताव बहुत अच्छा होता है और जो गरीब या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं उनसे वो बहुत बुरा बोलता है। घंटी बजने के थोड़ी देर बाद एक करीब 27-28 साल का आदमी हाथ में पेपर का ढेर लिए अंदर आया। दूर से देखने पर वो आदमी 1 मीटर 7 सेंटीमीटर जितना ऊंचा था। उसकी भौहें चोर जैसी थीं, आंखें चूहे जैसी और उसकी तिकोनी आंखें चमक रही थीं। वो बार बार क्लास की कई सुंदर लड़कियों को देख रहा था और सबसे ज्यादा वो काव्या को देख रहा था। अहम,
अचानक अभिराज ने गला साफ किया और बोला, स्टूडेंट्स, मॉक एग्जाम तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन इसे हल्के में मत लो। मैंने कई सालों से एक खास कठिन पेपर तैयार किया है जो काफी मुश्किल है। इसे अच्छे से हल करना। परीक्षा फिर से होने वाली थी। कक्षा में कई स्टूडेंट्स ने शिकायत की, लेकिन वे विरोध करने लायक नहीं थे और सिर्फ इसे चुपचाप स्वीकार कर सकते थे। पेपर मिलने के बाद आयान के चेहरे पर एक हल्की सी मजाक भरी मुस्कान थी। 1 साल पहले वो आवाज का चमकता हुआ सितारा था। यहां तक कि मैथ ओलंपियाड में उसने नेशनल लेवल पर उत्तर प्रदेश को पेश भी किया था। उसके लिए ये सिंपल एग्जाम का पेपर तो बहुत आसान था, लेकिन पूरे साल जब भी वह सीरियसली सोचना चाहता था, उसके सिर में तेज दर्द होने लगता था और अगर ज्यादा सोचता तो उसे झटके आते और वो बेहोश हो जाता था। इसलिए ये छोटा सा एग्जाम पेपर भी उसके लिए सबसे डरावना बन गया था। अब तो उसका दिमाग इस डर को महसूस करने का आदी हो गया था। क्या? अचानक आयान ने कागज पर ऐसे ही नजर डाली, लेकिन जो उसने देखा वो देखकर वो चौंक गया। जिसे अभिराज जैसे लोग मुश्किल सवाल मानते थे, वो सवाल आयान की नजर में तो 1+1 = 2 जितने आसान थे और उसने एक ही बार में जवाब समझ भी लिया। ये हालत तो 1 साल पहले की उसकी सबसे अच्छी हालत से भी ज्यादा जबरदस्त थी। आखिर चल क्या रहा है? आयान हैरान रह गया। अचानक उसे याद आया, महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कहा था कि अगर वो साधना के रास्ते पर चलेगा तो अपनी वो अजीब बीमारी ठीक कर पाएगा। रिया के साथ ठंडे और गर्म शक्ति के संतुलन की वजह से अब वो शरीर शक्ति बदलाव करने के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका था। क्या हो सकता है कि वो अजीब बीमारी अब पूरी तरह ठीक हो गई है? ये सोचते ही आयान ने झट से अपना फाउंटेन पेन उठाया और जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया। गणित की परीक्षा 2 घंटे की थी। ज्यादातर स्टूडेंट जैसे तैसे समय पर पेपर पूरा कर पाते थे। यहाँ तक कि कक्षा के टॉप 10 स्टूडेंट भी तेजी से काम करके 1.5 घंटे में ही पूरा कर पाते थे। लेकिन अब आयान को लग रहा था कि उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, जैसे वो किसी गहरी ध्यान वाली हालत में आ गया हो जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। उसे पूरा पेपर हल करने में सिर्फ 10 मिनट लगे और उसमें कोई गलती नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि हर सवाल उसने एकदम सही सॉल्व किया है। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने इधर उधर देखा। उसने देखा कि बाकी स्टूडेंट तो अभी भी पहले हिस्से के खाली सवाल ही देख रहे हैं। जहां तक मैथ के टीचर अभिराज की बात है, वो तो बार बार काव्य के पास घूमते रहते थे, अपनी आंखों को ताजगी देने के मौके ढूंढते हुए। टेस्ट पेपर को आसानी से खत्म करने के लिए न तो चेक करने की जरूरत है, न ही इसे पहले से सौंपा जा सकता है। इसलिए आयान आराम करने के लिए मेज पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनट बाद जब अभिराज ने अपना सिर घुमाया तो उसे इस दृश्य का एक मनोरम दृश्य दिखाई दिया। अगले ही पल अभिराज का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसने गुस्से से दहाड़ लगाई, आयान, तुम क्या कर रहे हो? उसकी दहाड़ ने अचानक कक्षा में सभी की नजरें आयान पर खींच लीं। इस सिचुएशन में आयान भी सो नहीं सका, इसलिए वह हेल्पलेस होकर केवल अपना सिर उठा सका। इसके तुरंत बाद अभिराज ने उस पर हिंसक तूफान की तरह हमला किया। आयान, तुम परीक्षा के दौरान खुलेआम सोए थे। क्या तुम्हें अभी भी थोड़ी शर्म आती है? इस मॉक परीक्षा में तुम्हें मैथ में केवल 8 नंबर मिले हैं। दिमागी हालत से खराब मंद बच्चा भी तुमसे ज्यादा नंबर पा सकता है, लेकिन तुम में थोड़ी भी समझ नहीं है। तुम जैसे बदमाश हो और तुम हमारे उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल के स्टूडेंट होने के लायक नहीं हो। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं तुम्हें जरूर निकाल देता। अगर यह आयान होता तो अभिराज के बुरे बिहेवियर का सामना करते हुए मुझे डर है कि वह केवल अपने गुस्से को निगल सकता था। लेकिन अब वह अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, उसकी कमर सीधी हो गई और उसने बिना किसी डर के अभिराज की आंखों में देखा और गहरी आवाज में कहा, मेरी राय में अभिराज, तुम एक अच्छे कपड़े पहने हुए जानवर हो जो केवल लड़कियों से छेड़छाड़ करना जानते हो और तुम हमारा टीचर होने के लायक नहीं हो। जब उसने यह कहा तो हर कोई शॉक्ड हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि आयान ने अभिराज को खुलेआम भड़काने की हिम्मत की है। जब अभिराज ने यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ओह आयान,
तुमने बिना किसी टीचर के हिम्मत की, और फिर भी तुम मुझे बदनाम करने के लिए इस आरोप का इस्तेमाल करते हो। परीक्षा में सोने के लिए तुम्हारे एटीट्यूड पर भरोसा करते हुए मैंने यह किताब पढ़ी, इसे मत पढ़ो। मेरे एटीट्यूड में क्या गड़बड़ है? टेस्ट पेपर बहुत इजी है, इसे खत्म करने के बाद मैं आराम करता हूं। क्या कोई प्रॉब्लम है? आयान ने ठंडे आवाज में कहा। तुमने क्या कहा? क्या तुमने टेस्ट पेपर पूरा कर लिया है? अभिराज को विश्वास नहीं हो रहा था। हां, आयान ने आंसवेयर से भरे पेपर अभिराज के सामने हिलाया। टेस्ट पेपर पर नंबर्स की कम दूरी को देखकर अभिराज ने उसकी इंसर्ट करते हुए कहा, कट। तुम्हें लगता है कि तुम एक मैला तरीके से लिखते हो और 1 अंक का स्कोर प्राप्त करते हो, भले ही तुम्हारा पेपर एंड हो गया हो। हमारे उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्कूल के हाई लेवल की जरूरती को पूरा करने के लिए टेस्ट में कम से कम 120 नंबर या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। अभिराज, तुमने पेपर को मंजूरी भी नहीं दी। तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे वह नंबर नहीं मिले? आयान ने हल्के से कहा। जब अभिराज ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर बुराई की झलक दिखाई दी। उसने अचानक मंच से पानी का गिलास उठाया और फिर उसमें पोंछ के साथ गाढ़ा कफ थूक दिया, अपने दांत पीसते हुए। आयान, अगर तुम टेस्ट में 120 से ज्यादा नंबर लाते हो तो मैं इस गाढ़े थूक को वहीं पी जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर 120 से कम है तो तुम इसे वहीं पी जाओगे। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? यह बेहद घिनौनी शर्त सुनकर क्लासअप में मौजूद सभी लड़कियां शॉक्ड हो गईं। उनके चेहरे नफरत से भर गए। आयान ने शब्द सुनते ही अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी छाती ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूं, लेकिन हालात बदलने की जरूरत है। क्यों? तुम डरी हुई हो? अगर 120 नंबर बहुत ज्यादा हैं तो इसे 100 नंबर में बदलना इम्पॉसिबल नहीं है। अभिराज ने मजाक बनाया। उसके हिसाब से आयान, जो अपने ग्रेड में सबसे नीचे का बदमाश है, 60 नंबर भी नहीं पा सकता। 100 नंबर तो दूर की बात है। और तो और अब एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। उसके हारने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, इसका उल्टा मुझे लगता है कि 120 बहुत कम है। आयान ने रुककर कहा, अगर यह पेपर पूरे नंबर वाला नहीं है तो मैं हार जाऊंगा। पूरा स्कोर नहीं, मुझे हारने वाला मानिए। आयान की आवाज मीठी और तेज थी, जैसे क्लास में गड़गड़ाहट हो रही हो। न केवल अभिराज पर, वह पर प्रेजेंट सभी स्टूडेंट उसे बिना विश्वास की नजर से देख रहे थे। मैंने ऐसा दिखावा करते देखा है, ऐसा दिखावा कभी नहीं देखा। आप जानते हैं, अब एग्जाम शुरू होने के केवल 10 मिनट ही बीते हैं और इतने कम समय में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक सिमुलेशन पेपर खत्म करना, एक स्टूडेंट की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक विश्वविद्यालय में मैथ का प्रोफेसर भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा वह पर प्रेजेंट स्टूडेंट्स को जाहिर से लगा कि अभिराज ने आज उनके लिए जो पेपर बनाए थे वे नॉर्मल से बहुत ज्यादा कठिन थे। ये केवल पहले पेज पर खाली जगह भरने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अब आयान ने हिम्मत वाली बोलने की हिम्मत की। यह अब खुद पर विश्वास नहीं है, ये केवल पागलपन है। बगल में काव्या ने अचानक मजाक किया, आयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी पहले जैसे होशियार हो? बस, मैं अपने ग्रेड में सबसे नीचे हूं और मुझे एग्जाम में फेल होने में शर्म आती है, इसलिए 1 या 2 किताबों के बारे में बात मत करो और तुम कॉलेज की एग्जाम भी पास नहीं कर पाओगे। उसके बगल में कोई बोला, आयान, जल्दी करो और टीचर अभिराज से माफी मांगो। तुम अकेले हो जो इस तरह के दिखावे में फंसे हो। शोर, आयान ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने सिर उठाया और सीधे मंच पर खड़े अभिराज की ओर देखा। उसके हाथ में खांसी से भरे पानी के कप पर नजर डाली और कहा, अभिराज, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, लेकिन क्या होगा अगर तुम हारने के बाद बेशर्मी से इस थूक को पीने से इनकार कर दो? मैं हार जाऊंगा। अभिराज ने जब ये शब्द सुने तो वह शॉक्ड हो गए और फिर गुस्से में चिल्लाए, आयान, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो सभी स्टूडेंट्स गवाह बन सकते हैं और मैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल में मैथ टीचर की अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। जैसे ही ये बात सामने आई, पूरे क्लास में हलचल मच गई। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। इसके तुरंत बाद अभिराज आयान की मेज पर पहुंचे, उसके हाथ से पेपर छीना और तुरंत सुधार करने के लिए मंच पर लौट आए। इस समय बाकी स्टूडेंट्स के मन में सवाल को आगे सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं था। सबने अभिराज को देखा जो मंच पर आयान का पेपर जांच रहे थे। अचानक
कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अमीर घरों से थे अपनी सीट से उठे और अभिराज के पास चले गए। उनके माता पिता या तो शहर के नेता थे या बड़े व्यापारी, और ये सब अभिराज के पसंदीदा थे। इसलिए अभिराज ने भी उनकी इन हरकतों को नजरअंदाज किया और आयान के पेपर को सही आश्वर के अनुसार जांचने में लग गए। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसे मान नहीं पा रहा। मैं तो हैरान ही हूं। पहला सवाल सही, दूसरा सवाल सही, तीसरा सवाल सही। आयान पहले 2 पेज पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बिल्कुल सही निकला। ये देखकर अभिराज के आसपास खड़े स्टूडेंट्स खुद को रोक नहीं पाए और बोले, हे भगवान, ये तो गजब है। सब खाली जगह भर दी और सही भी चुन लिया। अरे, 1 साल की चुप्पी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा होशियार आयान फिर से लौट आया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आयान कुछ अलग लग रहा था। यहाँ तक कि स्कूल का बदमाश भी अब उसका छोटा भाई बन गया है। कमाल है। इन बातों को सुनकर बाकी स्टूडेंट्स को 1 साल पहले का आयान याद आ गया, जब उसका प्रदर्शन सबको हैरान कर देता था। उस समय स्टेट मैथ कंपटीशन के बीज के रूप में आयान को अक्सर डिंपल एग्जाम में पूरे अंक मिलते थे। फिर भी चाहे आप कितनी भी तेजी से पूरा पेपर बना लें, इसमें कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। थोड़ी देर के लिए बैठे स्टूडेंट थोड़ी देर एक ही जगह बैठ नहीं पा रहे थे। वे सभी मंच को घेर लेते थे, सबसे पहले सुधार देखना चाहते थे। आयान अकेला था जो सीट पर मजबूती से बैठा था। उसकी छाती में आत्मविश्वास था और उसके मुंह पर एक शांत मुस्कान थी। इस समय दर्जनों स्टूडेंट्स से घिरे अभिराज का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे पर ठंडा पसीना भी था। उसका दिल और भी ज्यादा घबराया हुआ था। आप जानते हैं, इस बार का टेस्ट पेपर, लेकिन उनके तीसरे ग्रेड के मैथ टीचर और रिसर्च ग्रुप ने पिछले 10 वर्षों से कॉलेज की एग्जाम में आए कठिन और अजीब सवालों को चुनकर उन्हें मिलाकर और थोड़ा बदलकर तैयार किया था। इस बार का पेपर बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब जब आधे से ज्यादा पेपर चेक हो चुके हैं, आयान ने एक भी गलती नहीं की। अब अभिराज सोचने लगा, अगर उसने पहले 120 नंबर वाली शर्त मानी होती तो वह अब तक हार चुका होता। लेकिन आयान को तो अपनी ताकत का दिखावा करना था। अगर उसने थोड़ी भी गलती की होती तो वह हार जाता। अब बस एक सवाल भी अगर गलत हुआ तो आयान हार जाएगा। ये सोचते हुए अभिराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे पता था कि स्टूडेंट्स के घमंड को रोकने के लिए पेपर के आखिरी 3 सवाल खास तौर पर नेशनल ओलंपियड मैथ कंपटीशन से लिए गए थे। ये सवाल स्कूल की किताबों से भी आगे थे। इन्हें सॉल्व करने के लिए हाई लेवल के मैथ की जरूरत थी। चाहे आयान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह इन सवालों का सही जवाब नहीं दे सकता। कुछ मिनट बाद अभिराज के हाथ में लाल पेन कांप रहा था। तीसरे से आखिरी सवाल सही, दूसरे से आखिरी सवाल सही। अब तक आयान ने पूरे पेपर में एक भी गलती नहीं की थी। तो अब सबसे अहम पल आ गया है। यहां तक कि आसपास की 6 क्लास के स्टूडेंट्स भी भीड़ बनाकर देख रहे थे। हालांकि आयान से उनका रिश्ता खास नहीं था, लेकिन सब जानते थे अभिराज का नेचर बहुत खराब है। ऊपर से अभिराज एक टीचर है जो ताकत और रुतबे का प्रतीक है, और अगर कोई स्टूडेंट टीचर को हरा दे तो वह बात ही अलग हो जाती है, एक तरह की कहानी बन जाती है। जब सुधार आखिरी सवाल तक पहुंचा तो अभिराज की बनियान पसीने से भीग गई थी। वह सोच रहा था अगर वह सच में हार गया तो अब क्या करेगा। लेकिन जैसे ही उसने अंतिम सवाल का स्टैंडर्ड आंसर और आयान का उत्तर देखा, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने गुस्से से पेन उठाया और पूरे जोश में पेपर पर एक बड़ा क्रॉस बना दिया। हा हा हा। इस वक्त अभिराज अचानक खड़ा हुआ और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे क्लास में गूंज उठी, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के चेहरे उदास हो गए, जैसे वे जीत के बहुत करीब आकर हार गए हों। हंसी के बाद अभिराज ने गर्व से आयान को देखा और कहा, स्टूडेंट आयान, तुम्हारी तरक्की मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है, लेकिन तुमने आखिरी सवाल में गड़बड़ की है। अगर तुम सच्चाई से शर्त मान लेते तो अब तक जीत सकते थे, लेकिन तुमने ताकतवर बनने का नाटक किया, माहौल को मोड़ा और आखिर में बेवकूफ बनने का ड्रामा किया। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, आयान ने अपनी भौहें उठाईं और हल्के से कहा, इम्पॉसिबल, मैं ये सवाल गलत नहीं कर सकता। ये रहा शी आंसर, अब और क्या बहस कर सकते हो। अभिराज ने आयान की ओर शी आंसर वाला पेपर लहराते हुए कहा। यह देखकर
आयान मंच की ओर बढ़ा। उसने स्टैंडर्ड आंसर वाला पेपर लिया और 10 सेकंड तक ध्यान से देखने के बाद साफ कहा, यह स्टैंडर्ड आंसर गलत है। धड़म! जब आयान ने यह कहा तो ऐसा लगा जैसे किसी शांत झील में एक बड़ा पत्थर गिरा हो और चारों तरफ लहरें उठने लगीं। किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतना घमंडी होगा और स्टैंडर्ड आंसर पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा। घमंडी! अभिराज ने गुस्से में कहा। आयान, इस समय क्या तुम घमंड करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम हमारे उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल के स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं हो। हाँ अभिराज, ये तो हंसने वाली बात है कि तुम सही हो। क्या तुमने आखिरी बड़ा सवाल ध्यान से पढ़ा है? इस सवाल को हल करने के लिए कलन का इस्तेमाल करना था, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर में तीसरे स्टेप से ही गलत फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। एक बार गलती की, फिर आगे भी सब गलत। आखिरी जवाब तो और भी शर्मनाक है। एक टीचर होने के नाते तुमने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम खुद भी इसे सॉल्व नहीं कर सकते? आयान की चंचल आवाज ने अभिराज की दुखती नस पर वार किया। उसने आयान की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा, बदतमीज लड़के, तुम्हारा जवाब अगर स्टैंडर्ड आंसर से अलग है तो तुम गलत हो। हे, अगर सब कुछ सिर्फ स्टैंडर्ड आंसर पर ही सही माना जाएगा तो फिर टीचर की जरूरत ही क्या है? हमें तो बस वो आंसर भेज दो। तुम्हें क्या पता, स्टैंडर्ड आंसर ही सच होता है, यही रूल है। अभिराज गुस्से में चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज नीचे गिरी, तभी गेट पर एक मजबूत और गूंजती आवाज आई। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले तो अभिराज को चक्कर जैसा आया। उसे लगा कि शायद कोई स्टूडेंट उसे नीचा दिखाने आया है और वो तुरंत बोल पड़ा, हाँ, तुम कौन होते हो मुझे ऐसा कहने वाले? लेकिन अभिराज अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उसकी आवाज अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो, और उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, क्योंकि क्लासरूम के दरवाजे पर अचानक 7-8 अधेड़ उम्र के लोग आ गए थे। उनमें सबसे आगे एक आदमी था जिसकी चाल ढाल बहुत शानदार थी। उसके चेहरे पर इंडियन लैंग्वेज के अक्षर बने हुए थे और अभी अभी उसी के मुंह से वो वर्ड निकला था। उसके ठीक पीछे एक छोटा और मोटा बुजुर्ग आदमी थोड़ा झुककर खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, बड़ी इज्जत के साथ, और वह था उत्तर प्रदेश नंबर 1 मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल विद्यानंद भोसले। और सबसे पीछे अभिराज का छोटा चाचा और स्कूल का टीचिंग डायरेक्टर हरिशंकर एक नौकर की तरह उनके पीछे पीछे चल रहा था और उनके सामने खुद को बहुत ही छोटा और डरा हुआ दिखा रहा था। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।